ये जो पैसा दिया जा रहा है ये आपके हक का है, कोई इसको वापस नहीं ले सकता है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। 9वीं किश्त से पहले हुआ अहम बदलाव, जानिए क्या। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे पीएम किसान के नाम से भी जाना जाता है, इसके तहत केंद्र सरकार छोटे और सीमांत किसान परिवार को 3 समान किश्तों में हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान करती है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों में मौजूद योग्य परिवारों की पहचान करते हैं और हर 4 महीने में लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 2,000 रुपए ट्रांसफर करते हैं। योजना के तहत पहली किश्त की अवधि दिसंबर मार्च, दूसरी किश्त की अवधि अप्रैल से जुलाई तक और तीसरी किश्त की अवधि अगस्त से नवंबर तक है। अब तक इस योजना के तहत 8 किश्तें भेजी गई हैं और अब 9वीं किश्त भेजी जाएगी। इससे पहले योजना के नाम एक नियम में बदलाव किया गया है। शुरुआत में जब पीएम किसान योजना शुरू की गई थी तब इसका लाभ केवल उन छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों को दिया जाता था जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन हो। इस योजना को बाद में सभी किसान परिवारों के लिए शुरू कर दिया गया, फिर चाहे उनके पास कितनी भी जमीन हो, ताकि 14.5 करोड़ किसान इस योजना से लाभ ले सकें। यदि आपने आधार नंबर, अपना नाम, बैंक खाता डिटेल, IFSC कोड, गांव का नाम या अपने पते जैसी जरूरी जानकारी जमा करने में गलती की है तो संभावना है कि आपका पैसा फंस सकता है। इसलिए यदि इनमें आपकी जमा डिटेल में कोई भी गड़बड़ हो तो उसे तुरंत ठीक कर ले। पीएम किसान योजना की हर किश्त में ढेरों किसान ऐसे होते हैं जिन्हें समय पर पैसा नहीं मिलता। दोस्तों अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रामदेव बोले, जो रिसर्च भारत सरकार नहीं कर पाई उसे पतंजलि ने किया। जी हम बात कर रहे हैं कि रामदेव मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि योग और आयुर्वेद में जो रिसर्च भारत सरकार नहीं कर पाई वो पतंजलि ने किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामदेव ने पतंजलि ग्रुप की 25,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर से लेकर 2025 तक की विस्तार योजना मीडिया के सामने रखी। उन्होंने कहा कि हमने 2 लोगों के साथ हरिद्वार में योग सिखाना शुरू किया था, लेकिन आज 200 देशों के 200 करोड़ से ज्यादा लोग योग कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पतंजलि ब्रांड नहीं बल्कि एक आंदोलन है। उन्होंने कहा कि हमने 5 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है, आने वाले 5 सालों में और 5 लाख लोगों को रोजगार देने वाले हैं। रामदेव ने यह भी दावा किया कि हम ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से भी बड़ा विश्वविद्यालय बनाएंगे। इसमें 1 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे और ये 5 से 10 सालों में तैयार हो जाएगा। रामदेव ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर आज तक तमाम MNC ने इस देश को आत्मग्लानि के भाव से भर दिया था। हमारी अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार कायम किए हुए थी। उनके एकाधिकार और प्रभुत्व को पतंजलि ने तोड़ा है और आज हमें गर्व है कि पतंजलि ने एक आत्मनिर्भर भारत की एक नई प्रेरणा कायम की है। आत्मनिर्भरता के इस स्वर को इतनी बुलंदी दी है कि आज सिर्फ यूनिलीवर को छोड़कर बाकी सभी विदेशी कंपनियों को परास्त किया है। पंजाब के उद्यमियों को सीएम योगी ने दिया बड़ा ऑफर, यूपी में निवेश का दिया न्योता। जी हां, आपको बता दें, क्या पंजाब के उद्यमी राज्य में बिजली संकट से परेशान होकर अन्य राज्यों में राहत तलाश रहे हैं? ये सवाल पंजाब के उद्योगपतियों के एक दल की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात से उठी है। पंजाब के उद्यमियों को योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऑफर दिया है और उनको वाजिब दर पर 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने सहित सभी संभव सुविधाएं उपलब्ध कराने
करने का भरोसा दिला है। योगी आदित्यनाथ ने पंजाब के उद्यमियों को उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने पर बेहतरीन सुविधाएं, सिंगल विंडो क्लियरेंस और बिजली की बिना रुकावट सप्लाई के साथ कम सरकारी खर्चों का खाका दिया और अपने राज्य में निवेश का न्योता दिया है। पंजाब के उद्योगपतियों की सोमवार को इस संबंध में उत्तर प्रदेश के सीएम के साथ बैठक हुई। फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एवं कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन फीको के प्रधान गुरमीत सिंह गुलार ने जागरण से बातचीत में बताया कि योगी आदित्यनाथ से मिलने वाले पंजाब के उद्योगपतियों ने उनके गुरमीत सिंह गुलार सहित फेडरेशन ऑफ डाइंग फैक्ट्रीज एसोसिएशन के चेयरमैन टीआर मिश्रा व अन्य उद्यमी शामिल थे। गुलार ने बताया कि योगी आदित्यनाथ ने पंजाब के उद्यमियों को उत्तर प्रदेश में निवेश करने का न्योता देते हुए किसी भी तरह की अड़चन न आने की बात कही। इसके साथ ही निवेश करने पर सरकारी प्रक्रियाओं को उनकी निगरानी में तत्काल पूर्ण करने का भरोसा दिलाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में 24 घंटे 365 दिन बिजली सप्लाई निरंतर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार उद्योगों के लिए कानून व्यवस्था और पूर्ण शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ईस्टर्न कॉरिडोर का हिस्सा है जो सस्ते और आसान माल की आवाजाही सुनिश्चित करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्सप्रेस वे के आसान उपयोग के लिए यमुना एक्सप्रेस वे के जंक्शन पॉइंट के पास पूर्ण विकसित औद्योगिक क्षेत्र प्रदान करने का निर्णय लिया है। यूपी सीएम ने कहा कि इसके साथ ही औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए लगभग 5,000 रुपए प्रति वर्ग गज के उचित मूल्य पर उद्योगों को भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी और सभी मूलभूत सुविधाएं सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जेवर में भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा निर्माणाधीन है। इस दौरान इन्वेस्ट यूपी प्रोग्राम के विभिन्न वित्तीय लाभों के बारे में बताया गया। इसमें राज्य के जीएसटी पर लाभ एवं अन्य लाभ शामिल है और इस दौरान फोकल पॉइंट फेज 8 एसोसिएशन के संयुक्त सचिव सत्यपाल सैनी, राम उग्र शर्मा, कर्मजीत सिंह खालसा, दविंदर पाल सिंह खालसा, सौरभ मदान और संजीव कुमार मौजूद थे। तो दोस्तों, सीएम योगी का ये ऑफर राज्य के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं बता दें कि शेर बहादुर देउबा बने नेपाल के नए पीएम। 1 घंटे पहले शपथ लेने से कर दिया था इनकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने देश की कमान संभाल ली है। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने उनको प्रधानमंत्री पद पर मंगलवार को नियुक्त कर दिया, लेकिन शपथ समारोह के दौरान एक अनोखी घटना देखने को मिली। शपथ से 1 घंटे पहले शेर बहादुर ने अपने अपॉइंटमेंट लेटर में संवैधानिक क्लास का जिक्र नहीं होने की बात पर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से इनकार कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवनियुक्त नेपाली पीएम शेर बहादुर देउबा ने शपथ लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने नियुक्त पत्र में सुधार की मांग की। देउबा ने राष्ट्रपति कार्यालय में जारी नोटिस में अनुच्छेद का उल्लंघन न होने के कारण अब तक शपथ ग्रहण नहीं किया है। हालांकि पत्र में संशोधन के बाद देउबा ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने संविधान के आर्टिकल 76(5) के मुताबिक मंगलवार सुबह देउबा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी थी। लगातार दूसरे साल उत्तराखंड सरकार ने रद्द कर दी कांवड़ यात्रा। मुख्यमंत्री ने बताई है वजह। जी हां, आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार ने लगातार दूसरे साल कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला किया है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने एक बार फिर से कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया है। सरकार के फैसले की जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी और कहा कि कांवड़ यात्रा के संबंध में सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह फैसला लिया गया कि इस साल भी कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है कि उन्हें यह भी निर्देश दिए कि पड़ोसी राज्य के अधिकारियों में समन्वय स्थापित कर इस महामारी को रोकने का प्रयास करें। आपको बता दें कि यह लगातार दूसरा साल है जब प्रदेश सरकार न कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है। इसे लेकर आईएमए ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस यात्रा को रद्द करने की अपील की थी। तो दोस्तों, सरकार का ये कदम डेल्टा वेरिएंट को रोकने के लिए कैसा है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भोपाल गैस कांड पीड़ितों की विधवाओं को मिलेगी 1,000 रुपए की पेंशन। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजधानी की 4,500 गैस पीड़ित विधवाओं की राज्य सरकार तीसरी बार 1,000 रुपए की पेंशन शुरू करने जा रही है। इस बारे में गैस त्रासदी एवं राहत पुनर्वास विभाग मंगलवार को होने जा रही कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाएगा। गैस पीड़ित विधवाओं को 2013 में 1,000 रुपए की पेंशन शुरू की गई थी और ये व्यवस्था 2017 तक जारी रही। इसे
2017 में से 2 साल के लिए दोबारा बढ़ा दिया गया, लेकिन 2019 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था और इसके बाद 2 साल तक ये योजना बंद रही। अब तीसरी बार इस योजना को लागू किए जाने पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट में गौण खनिज नियमों में संशोधन किए जाने पर विचार किया जाएगा। 40 साल में पहली बार शाहरुख खान के साथ संजय दत्त की फिल्म, नाम भी हो गया फाइनल। जी हां, आपको बता दें कि शाहरुख खान और संजय दत्त 2 ऐसे सितारे हैं जिन्हें आपने ऑफ स्क्रीन कई बार साथ देखा होगा, लेकिन ऑन स्क्रीन दोनों कभी एक साथ मेन लीड के तौर पर नहीं दिखाई दिए। हालांकि शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम और रावण में संजय दत्त मेहमान कलाकार की भूमिका में जरूर दिखाई दिए थे, लेकिन अब ये 2 सुपरस्टार करियर की इतने सालों बाद एक साथ बड़े पर्दे पर आने जा रहे हैं। अगर रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान और संजय दत्त एक साथ वायाकॉम 18 प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही एक फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं। फिल्म क्या है, किस बारे में, इसे कौन डायरेक्ट कर रहा है, फिलहाल इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मीडिया की माने तो फिल्म का नाम है राखी और शाहरुख खान। संजय दत्त फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर चुके हैं। गौरतलब है कि इसके अलावा एक तरफ जहां शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान की शूटिंग में व्यस्त हैं, तो दूसरी तरफ संजय दत्त के पास भी कई अधूरे प्रोजेक्ट हैं जिन्हें वो पूरा कर रहे हैं। शाहरुख खान और संजय दत्त की फिल्म बहुभाषी होगी। हालांकि इस बारे में अभी ज्यादा जानकारी किसी के पास नहीं है, पर दोनों ही सुपरस्टार्स के फैन ये खबर सुनकर काफी उत्साहित हैं। क्या सिद्धू नई पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं? आम आदमी पार्टी की खुलेआम तारीफ ने बढ़ाया पंजाब का सियासी पारा। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के बयान से सियासी पारा पूरी तरह गर्म हो गया है। सिद्धू ने खुलकर आम आदमी पार्टी की तारीफ की है, जिसके बाद कयासों का दौर शुरू हो गया है कि क्या सिद्धू एक बार फिर पाला बदलने जा रहे हैं। सिद्धू ने कहा कि हमारे विपक्षी आपने हमेशा पंजाब के लिए मेरे विजन को पहचाना है। 2017 से पहले से बेअदबी, ड्रग्स, किसान मुद्दे, भ्रष्टाचार और बिजली संकट, जिस पंजाब मॉडल की बात मैंने की थी, लोग साफ समझ रहे हैं कि असल में कौन उनके लिए लड़ रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच लंबे समय से राजनीतिक रस्साकशी चल रही थी और पिछले कुछ दिनों से नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम अमरिंदर के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला था और सिद्धू कांग्रेस की पंजाब सरकार में अहम रोल चाह रहे थे, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू को दूर रखना चाहते हैं। दोनों की लड़ाई की गूंज दिल्ली तक भी सुनाई दी और कांग्रेस ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिसके सामने सीएम अमरिंदर पेश भी हुए। हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू को दिल्ली बुलाया गया, जहां पर आलाकमान से मुलाकात के बाद उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन कोई हल सामने नहीं निकला। अब सिद्धू ने पंजाब में प्रमुख राजनीतिक ताकत बनकर उभरी आम आदमी पार्टी की खुलेआम तारीफ करके सियासी पारा गरमा दिया है। जी हां, हम बात करें सिद्धू के बयान के बाद से अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या वे अब कांग्रेस को झटका देने की तैयारी कर चुके हैं, जैसे कभी उन्होंने अकाली दल से विरोध के नाम पर बीजेपी छोड़ दी थी और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। पंजाब में आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी जोर शोर से तैयारी कर रही है। हाल ही में पार्टी प्रमुख और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में आप सरकार आने पर हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का भी वादा किया है। केजरीवाल ने यह भी कहा था कि पंजाब का सीएम राज्य से ही होगा। सिद्धू को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी उन्हें अपना मुख्यमंत्री का चेहरा पेश कर सकती है। क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन, रणवीर सिंह व जतिन सरना ने लिखा इमोशनल पोस्ट। जी हां, आपको बता दें कि रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म 83 एक बार फिर से सुर्खियों में है। ये फिल्म भारत के पहले क्रिकेटर विश्व कप की ऐतिहासिक जीत पर बनी है, जिसमें कपिल देव की भूमिका में रणवीर सिंह नजर आने वाले हैं। रणवीर सिंह की इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और साल 1983 में भारत को विश्व कप दिलाने वाले टीम के एक सदस्य यशपाल शर्मा का मंगलवार को निधन हो गया। उनके निधन से देश में क्रिकेट फैंस शोक में हैं। यशपाल शर्मा को याद करते हुए अभिनेता रणवीर सिंह ने एक भावुक पोस्ट शेयर किया है। रणवीर सिंह ने पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा को श्रद्धांजलि देते हुए इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर किया है और इस फोटो के साथ रणवीर सिंह ने दिल टूटने वाला इमोजी शेयर किया है। इस फिल्म का बॉलीवुड और क्रिकेट फैंस पिछले काफी समय से इंतजार कर रहे हैं और पिछले साल फिल्म के स्टार कास्ट ने अपने लुक शेयर किए थे। इस फिल्म में यशपाल शर्मा का किरदार एक्टर जतिन सरना निभा रहे हैं। उन्होंने भी यशपाल शर्मा को याद करते हुए भावुक पोस्ट शेयर किया है।
आजम खां और अब्दुल्ला सीतापुर जेल किए गए शिफ्ट। लखनऊ के मेदांता में चल रहा था कोरोना का इलाज। जी हां, बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां को स्वस्थ होने के बाद लखनऊ में मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। आजम और उनके बेटे को सीतापुर जेल ले जाया गया है। अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर के मुताबिक अब आजम खां स्वस्थ हैं। उनकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। स्वास्थ्य के आधार पर उनका 1 से 3 महीने के अंतराल पर फॉलोअप होगा। जी आपको बता दें कि सपा सांसद आजम खां और अब्दुल्ला को 30 अप्रैल को कोरोना संक्रमण हुआ था। शुरू में इन्हें सीतापुर जेल में ही रखा गया, लेकिन आजम खां की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें 9 मई को लखनऊ के मेदांता अस्पताल लाया गया था। आजम खां के साथ ही उनके कोरोना संक्रमित बेटे अब्दुल्ला आजम को भी मेदांता में ही भर्ती कराया गया था। अब्दुल्ला आजम खां का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया। मई जून के दौरान कई बार उनकी हालत गंभीर हो गई, जिसके चलते उन्हें आईसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। आजम खां की हालत नाजुक होने पर कई बार उन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। लंबे समय बाद वो अब दोनों स्वस्थ हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। चार्ज होते ही आजम खां उनके बेटे को सीतापुर जेल ले जाया गया। जेल पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। एसडीएम सदर अमित भट्ट व सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह भी मौजूद रहे। आजम के वकील का कहना है कि उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। जेल में उनको वे सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी जो अस्पताल में मिल रही थी। कोरोना के बाद आराम की बहुत जरूरत होती है, लेकिन आजम खां को आराम नहीं दिया गया और फिर से जेल भेज दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, सामान्य नागरिकता कानून ही क्यों, शराबबंदी भी हो लागू। जी हां, आपको बता दें, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जनता दरबार के बाद मीडिया से बातचीत की और इस दौरान जब पत्रकारों ने सीएम नीतीश कुमार से दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से देश से समान नागरिक संहिता लागू करने का सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ यही कानून क्यों, संविधान के अनुच्छेद 44 में अगर समान नागरिक संहिता का जिक्र है तो अनुच्छेद 47 में मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारी औषधियों के प्रतिबंध का भी जिक्र है। वहीं जब पत्रकारों ने सीएम नीतीश कुमार से कैबिनेट मंत्री आरसीपी सिंह को बधाई न देने पर सवाल किया, तो सीएम ने हैरानी जताते हुए कहा कि कोई कैसे कह सकता है कि हमने उन्हें बधाई नहीं दी, वे पार्टी के नेता हैं, उन्हें मैंने कैसे बधाई नहीं दी। पार्टी में कोई इस तरह की बात नहीं है, ऐसे ही कुछ लोग बोलते रहते हैं, हमारी पार्टी में ये कोई मुद्दा नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में शराबबंदी है, पूरे देश में शराबबंदी क्यों नहीं लागू होनी चाहिए। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कॉमन सिविल कोड पर हमें कुछ नहीं करना है, इस पर काफी कुछ कहा जा रहा है। तो दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार की बातों से आप कितना सहमत हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इन कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, पीएफ खाते की नई ब्याज दर को लेकर आई है खबर। जी हम बात कर रहे हैं कि 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन बढ़ोतरी और रुके हुए महंगाई भत्ते की बहाली का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों का ये इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। जी हाँ, इस इंतजार के बीच भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। रेलवे के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि खाते की ब्याज दर को जारी कर दिया गया है। रेलवे कर्मचारियों के पीएफ खाते की नई ब्याज दरें जारी हो गई हैं। सरकार ने 1 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2021 तक के लिए नई ब्याज दरें जारी कर दी हैं। वित्त मंत्रालय से मिली मंजूरी के बाद रेलवे ने इसे अपने कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया है। यानी अब जुलाई से सितंबर तक के लिए रेलवे के कर्मचारियों को भविष्य निधि खाते पर 7.1% की दर से ब्याज मिलेगा। रेलवे बोर्ड की वित्तीय निदेशक प्रिया सुदर्शनी ने कहा कि अगर 3 महीने के लिए रेलवे के कर्मचारियों को स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड पर 7.1% की दर से ब्याज मिलेगा। हाल ही में केंद्र ने जीपीएफ समेत सभी स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरें अगले तिमाही के लिए जारी की हैं। और दोस्तों, अगली खबर बात कर लेते हैं क्या देश भर में सोने और चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सराफा बाजार में सोने के दाम में 147 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है। आज सोने के दाम 46,765 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा है और वहीं चांदी की कीमत में 212 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली है। इससे चांदी की कीमत 68,762 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है। और दोस्तों, अगली खबर बात कर ले क्या है देश भर मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि 5 दिन की देरी के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार को आखिरकार पूरे देश में छा गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ये जानकारी दी है और आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में 8 जुलाई को पहुंच जाता है, लेकिन इस बार ये कुछ देरी से पहुंचा। इससे पहले मानसून के पूरे देश में छाने की सामान्य तारीख 15 जुलाई बताई गई थी। पिछले साल मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों के लिए इसकी शुरुआत की तारीख को संशोधित किया था। सोमवार को मानसून दिल्ली को छोड़कर अपने आखिरी पड़ाव
बहाव राजस्थान के जैसलमेर और गंगानगर जिले तक पहुंच गया था। ये राजस्थान के एक और रेगिस्तानी जिला बाड़मेर में सामान्य स्थिति से लगभग 2 सप्ताह पहले पहुंच गया था। मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी व क्षेत्र एनसीआर के अनेक हिस्सों में बारिश हुई। इसके बाद मौसम विभाग ने मानसून के दिल्ली आगमन का ऐलान कर दिया। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।